हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। आज हम लोग फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ग्राफ किए थे और उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टी भी किए थे। ठीक है, तो आज उसी ग्राफ को, जैसे अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, वो सब का ग्राफ हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का, या y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 का ग्राफ, या y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 का ग्राफ, या रूट एक्स का ग्राफ, ये सब हम लोग किए थे। वो सब आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम लोग लॉगरिथमिक का ग्राफ किए थे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी किए थे। वो सब ग्राफ आप लोग को ध्यान में रखना है कि कैसे कब कौन सा फंक्शन पे कौन सा उसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा। आगे हम लोग का ये सब चीज़ बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो उससे आगे हम लोग और आज भी ग्राफ से रिलेटेड ही करेंगे, कुछ और फंक्शन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। देखो, इसमें एक चीज आता है सिंगटम फंक्शन। ठीक है ना, ये चीज नाम आप लोग पहली बार सुने होंगे। ये देखो कौन सा फंक्शन होता है। सिंगटम फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सिंगटम y इक्वल टू, अगर एफ एक्स बोला गया, ठीक है ना, क्या बोला गया, y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, और y इक्वल टू एफ एक्स बोलने के बाद क्या बोला जा रहा है, सिंगटम ऑफ एक्स। सिंगटम ऑफ एक्स, देखो इसका वैल्यू +1 होता है जब x 0 से बड़ा हो, मतलब कि पॉजिटिव हो। तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या बोलेंगे, x का वैल्यू क्या होगा, 1। लेकिन अगर 0 हो तो क्या बोलेंगे, 0 वैल्यू। ठीक है, और x लेस देन 0 पे -1 बोलेंगे। ठीक है, तो सिंगडम ऑफ x में जैसे कि x पॉजिटिव अगर होगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। x इक्वल टू अगर 0 हुआ तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और x नेगेटिव हुआ तो -1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर x का वैल्यू, सिंगडम ऑफ x, हम लोग कुछ भी बोले, सिंगडम ऑफ x का वैल्यू अगर हम लोग मान लो 5 रख लिए, तो 5 तो इधर पॉजिटिव में आ गया ना, तो पॉजिटिव होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, 1 है। y इक्वल टू क्या है, 1 है। ग्राफ में यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इसका वैल्यू या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, और या तो -1 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, -1 है और यहाँ पर 1 है। क्लियर है, तो वही चीज, जब x पॉजिटिव होगा तो 1 आएगा, x इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, और x लेस देन 0 पे -1 आएगा। आई बात समझ में। उसी चीज को, सिग्नम ऑफ x को एक अलग फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे mod x बाई एक्स। mod x बाई एक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 नहीं है। 0 नहीं है का मतलब क्या कि या तो इधर पॉजिटिव जाएगा या इधर निगेटिव में रहेगा। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू कोई भी, जैसे 2 3 4 5 100 कुछ भी लेंगे, तो ये तो ऊपर पॉजिटिव ही हो जाएगा और नीचे भी पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि ये फर्स्ट वाला लाइन कंप्लीट हो गया। उसी तरह अगर x लेस देन 0 अगर बोलेंगे निगेटिव में, तो निगेटिव में आने के बाद क्या होगा, हाँ, निगेटिव में आने के बाद ऊपर देखो, ऊपर वाला वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला क्या होगा, निगेटिव। तो ये दोनों कैंसिल होकर फिर माइनस होना जाएगा, और x इक्वल टू 0 पे तो 0 दिया ही है। तो इसी सिग्नम ऑफ x को लिखने का ये एक तरीका है। क्लियर है, ठीक है। और इसी को ग्राफ में दिखाया गया है कि इधर कोई सा वैल्यू अगर हम लोग लें तो उसका आंसर क्या आना है, 1 आना है। मतलब या तो 1 आएगा, ठीक है, अगर 0 पे बात करें तो 0 आएगा, और इधर कोई सा भी निगेटिव में वैल्यू ले ले तो उसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया गया बहुत सारा। सिग्नम ऑफ 3, 3 किधर है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो वैल्यू 1, 5 पे 1, 6 पे 1, 0 पे 0। ठीक है ना, जब 0 रहेगा तो क्या बोला गया है, 0। x इक्वल टू 6 पे 1, 0 पे 0। पाई माइनस 3, पाई माइनस 3, पाई का वैल्यू 3.14, 14 माइनस कितना, 3, 14 माइनस 3। ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 0.14। अच्छा, 0.14 आया तो इसका मतलब क्या है, ये तो नंबर लाइन के इधर है ना, इधर पॉजिटिव साइड में है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसलिए इसका 1 लिख दिया गया। सिग्नम ऑफ -6 का वैल्यू कितना आया, -1, क्योंकि निगेटिव में था, इधर का वैल्यू था तो -1। ठीक है, -2 का भी -1। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। इसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल ले लिया गया है, जैसे कि बोला गया है सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1। ये बात सही है क्या, मतलब क्या, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1। हाँ, ये बात सही है, फॉर ऑल x इज रियल। ठीक है ना, मतलब कोई सा भी x के रियल नंबर पर। हाँ, क्योंकि देखो ये क्या होगा ना, यहाँ पर x का कोई सा भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू अगर पुट करेंगे, ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव ही है। तो मतलब कि पॉजिटिव में इधर का कोई सा वैल्यू आएगा, कुछ भी आए, तो उसका आंसर तो 1 आना है, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह सिग्नम ऑफ साइन x माइनस 3। अच्छा, साइन x का वैल्यू कितना होता है, साइन x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है।
तो यहाँ पे -1 से 1 के बीच का कोई सा वैल्यू अगर साइन एक्स का पुट किया जाए तो ये तो पूरा निगेटिव आ जाएगा, यानी कि x के जगह पे पूरा निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी कि ये भी बात सही बोल रहा है, ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिग्नम अब हो रहा है x² - 9 = 1, ये भी इस बात सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं हम लोग बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि अगर x का वैल्यू हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 होगा तो यानी कि 4 - 9, ये तो निगेटिव आ गया, यानी कि निगेटिव आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। वहीं पे अगर x का वैल्यू मान लो 4 रख दिया मैं, तो 4 4 जा 16 - 9, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो पॉजिटिव वैल्यू का वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि इस केस में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इसका आंसर केवल और केवल 1 आएगा, यहाँ पे +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, तो ये बात डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। अब देखो, अब इसमें एक और हम लोग 8 नंबर बात कर रहे हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग 11th क्लास में किए थे, उसका सबका ग्राफ भी किए थे और उसका डोमेन और रेंज भी किए थे। अभी मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल करा दे रहा हूँ। जैसे साइन एक्स फंक्शन क्या है, साइन एक्स, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। अच्छा, डोमेन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि y इक्वल टू हम लोग क्या बात कर रहे हैं, साइन एक्स का, ठीक है ना। तो y इक्वल टू साइन एक्स का मतलब कि जो x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ना, वही होता है डोमेन। तो साइन के केस में यहाँ पर एंगल हम लोग दुनिया का कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। रियल नंबर मतलब रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रियल नंबर कोई सा भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसीलिए डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। लेकिन रेंज का अगर कोई बात करे तो रेंज क्या होगा, रेंज -1 और 1 के बीच में आता है। साइन का ग्राफ में हम लोग किए थे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो वही रेंज हो गया। और पीरियड क्या होता है 2π, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक में क्या होता है, ये 2π का चक्कर कटा लगाता है, ठीक है ना। और इस चीज को, पीरियड को हम लोग आगे भी सीखेंगे, ठीक है ना, कि पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है ना। तो इसी तरह cos x का भी रियल नंबर, डोमेन, रेंज -1 1, पीरियड 2π। tan x का देखो, tan x में क्या होता है, tan x के ग्राफ से हम लोग को थोड़ा बहुत ध्यान में होगा कि इसका ग्राफ 0 पे 0 होता है और 90 पे अनडिफाइन हो जाता है, तो 90 नहीं रखेंगे हम लोग। मतलब कि y इक्वल टू अगर कोई बोले tan x का, यहाँ पर x का एंगल जो है, x का वैल्यू ये 90 डिग्री नहीं रखेंगे, और 90 के मल्टीपल में जो भी एंगल आएगा ना वो नहीं रखेंगे, जैसे कि 90 डिग्री 3π/2, उसी तरह मतलब कि n का वैल्यू हम लोग पुट करते जाएं और जो आएगा, जैसे कि n इक्वल टू यहाँ पर हम लोग बोल दे रहे हैं क्या, n इज इंटीजर, ठीक है ना। तो इस केस में जैसे कि n का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो π/2 आएगा, तो सब रियल नंबर हो सकता है, बस π/2 नहीं होगा, और π/2 के मल्टीपल में जो भी एंगल होगा वो नहीं होगा। जैसे कि 1 अगर पुट करे तो 2 + 1 3π/2, वो भी नहीं होगा, क्योंकि उस पर भी ये tan अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 पुट करें तो 3 2 जा 6 + 1 7π/2, 2 पुट करें 2 2 जा 4 + 1 5π/2, ये ऐसे मतलब कि π/2 के मल्टीपल में जितना एंगल आएगा वो सब एंगल छोड़कर बाकी सब रियल नंबर दुनिया का हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। अच्छा, पुट करने के बाद जो आंसर आता है वही तो हम लोग का रेंज होता है, इसमें रियल नंबर हो जाएगा। पीरियड क्या होगा इसमें, पाई का, जैसे देखो ना यहाँ पे π/2, -π/2 और π/2 के बीच में ये इसका हमेशा ग्राफ होता है, ठीक है। तो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। उसी तरह कॉटेक्स का होगा, तो कॉटेक्स में कहाँ पे अनडिफाइन होता है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, ऐसे। तो r - n पाई इसको लिख देंगे, और n को क्या बोल देंगे, कोई सा भी इंटीजर, ठीक है ना। प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि प्लस या माइनस कोई सा भी इंटीजर अगर होगा तो हम लोग का ये वैलिड हो जाएगा। क्लियर है? और इसका भी रेंज रियल, पीरियड पाई। सेक एक्स में देखो, सेक एक्स में क्या होगा, जैसे कि tan x का था, क्योंकि tan x का ऐसे भी फॉर्मूला क्या होता है, tan x का अगर बात करें हम लोग तो क्या होता है, sin x/cos x, ठीक है ना। ये cos क्या होता है, 90 पे 0 हो जाता है, इसी कारण ये दिक्कत करता है। उसी तरह sec x क्या होता है, 1/cos x, यानी कि जो cos x दिक्कत करेगा वहीं यहाँ पर sec x भी दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो इस sec x का मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 वाला नहीं चाहिए, सॉरी π/2 वाला नहीं चाहिए, तो यानी कि r - 2n + 1 π/2, जो tan का होगा वहीं sec का डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। जो tan का डोमेन होगा वहीं sec का भी डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, cosec x का, अच्छा इसका रेंज क्या होगा, रेंज में देखो, अब रेंज में क्या होता है, sec x का
जैसे कि -1 और 1 के बीच का नंबर इंक्लूडिंग 1, ये किसका होता है? कॉस का या साइन का हम लोग बात करें, ठीक है। लेकिन सेक क्या बोलता है कि ये दोनों वैल्यू को छोड़कर इधर का सब चाहिए और इधर का सब चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, -∞ टू -1, 1 भी चलता है, ठीक है ना। -∞ टू 1 तक चाहिए और फिर इधर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चाहिए और ये बीच वाला वैल्यू नहीं चाहिए। तो उसी को लिखा गया है क्या, -∞ टू -1। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, -1 को भी इंक्लूड कर लीजिए और यहाँ पर 1 है तो इस 1 का मतलब क्या हुआ, इस 1 को भी इंक्लूड करिए क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। और बीच वाला वैल्यू नहीं चाहिए। सेम कॉसेक में भी यही हो जाएगा रेंज, और इसका बस डोमेन क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है 1/sin x का चक्कर होता है इसका, 1/sin x, sin x कहाँ पे 0 होता है, तो ये 90 पे, सॉरी 0 पे 0 डिग्री होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0 होता है। तो वो सब वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे, cos x क्या होता है 1/sin x, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू 0 होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो इसीलिए n पाई वाला वैल्यू छोड़ देना है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। कुछ मुश्किल काम नहीं है, बहुत रटना नहीं है, इसको एकदम ग्राफ से समझना है और इसके वैल्यू से समझना है, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ पे ये 0 होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि नीचे वाला टर्म यहाँ पर जैसे tan x का बात करें तो ये cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x कहाँ कहाँ पे 0 होता है, हम लोग को पता है 90 के मल्टीपल में होता है, तो उसको डोमेन में से हटा लिया गया, ठीक है ना। रियल नंबर से उस वैल्यू को हटा दिएगा तो वही डोमेन बन जाएगा। उसी तरह cot x किसका होता है, cos x/sin x, तो sin x कहाँ पे 0 होता है, 0 डिग्री पाई, इसके मतलब 0 डिग्री के मल्टीपल में 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे, तो उस सब नंबर को रियल नंबर से हटा देना है, उस सब एंगल को, ठीक है ना। उधर cos है cos x। अब बस यहाँ पर रेंज याद रखना है -1 to 1, -1 to 1 किसका होता है, sin x का और cos x का, tan और cot का रियल, sin का बस -1 to 1 होता था तो उसको छोड़कर बाकी इधर का सब हो जाएगा, cosec का भी इसके बीच का छोड़कर इधर का सब हो जाएगा, 1 भी रहेगा और -1 भी रहेगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बच्चे बहुत डरते हैं, मतलब कि देखने में डरावना लगता है लेकिन है कुछ नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझने वाला चीज है, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जैसे y = f(x), इसको ऐसे बॉक्स से लिखा जाता है, मतलब कैपिटल जो ब्रैकेट होता है ना उसी से लिखा जाता है, क्लोज ब्रैकेट टाइप का। और रीड क्या किया जाता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या बॉक्स x, ठीक है ना, ऐसे पढ़ा जाता है। क्या क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बॉक्स x, ठीक है, ये सब पढ़ा जाता है इसको। जैसे कि अगर कोई बोले 7.2, तो 7.2 हम लोग को देखो ध्यान क्या रखना है इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आगे हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे। बस हम लोग का इंटीजर वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू। अगर कोई सा भी इंटीजर मिल गया, जैसे 1 मिल गया, 1 इज ए इंटीजर, तो वही अगर इसको बॉक्स x में रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा इंटीजर। लेकिन अगर पॉइंट में दे दिया, कोई सा भी फ्रैक्शन में दे दिया, जैसे 2.7, तो 2.7 दे दिया तो जस्ट उसके लेफ्ट साइड वाला जो भी इंटीजर होगा नंबर लाइन पे वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या ढूंढना है, लेफ्ट साइड का इंटीजर ढूंढना है। जैसे 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर दिया हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 7.2 के जस्ट लेफ्ट में क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर मान लो ये नंबर लाइन पे 7 यहाँ पर है तो 7.2 कहीं यहाँ पर होगा, तो इसके लेफ्ट में कौन सा है, 7, तो 7 इज आंसर। उसी तरह 8.9 में लेफ्ट में 8, 0.3 मतलब कि 0.3 यहाँ पर तो 0 आएगा ना, तो 0 आ गया। 1/7 ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो 0। अच्छा -0.22, अच्छा -0.22 का ध्यान से देखना, यहाँ पर जैसे कि 1 है तो -1 है तो -0.22 मान लो कहीं इधर है, इसके लेफ्ट में क्या होगा, -1, तो -1 हो गया आंसर, ठीक है ना। उसके लेफ्ट में ढूंढना है, ये चीज है, क्लियर है। अच्छा थोड़ा और कुछ एग्जांपल इसका हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछ रहा है हम लोग से कि -3.7 का क्या होगा, ठीक है ना, -3.7, तो उसी तरह -3.7 का अगर बात करें हम लोग नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लो कि 3 है, -3 है, इधर कहीं -4 है, तो 3.7 तो कहीं इधर ही आएगा ना, -3.7, इसके लेफ्ट में कौन सा हो गया, ये वाला नंबर -4, तो -4 इज आंसर, ठीक है। कोई पूछेगा -8.99 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो बता देंगे ना, क्या बोलेंगे, -9। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब
अच्छा -8.000 कोई बोल दे तो क्या बोलेंगे, -8.000 तो क्या बोलेंगे, अरे वो तो -8 ही है ना, -8 का -8 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बोल दे -8.00001 तो क्या बोलेंगे, तो देखो -8.001, अब इसको नंबर लाइन पे देख लो एक बार, जैसे कि ये तो 0 हो गया, मान लो यहाँ पर -8 है, ठीक है, और -8.001 तो कहीं यहाँ पर आएगा और यहाँ पर -9 है, यही ना आएगा, तो यानी कि आंसर क्या होगा, -9। हम लोग को लेफ्ट साइड ढूंढना है तो -9, क्लियर है। मतलब कि जो अगर इंटीजर वैल्यू अंदर आ गया तो इंटीजर तो आंसर फटाक से हम लोग लिख ही देंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट में आया, तो जो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर है उसको ढूंढ लेंगे, जैसे इसके केस में -9 हो गया, क्लियर है। अब इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि और नंबर मान लो ले लेना -3, तो -3 का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा कोई बोलेगा 12.5 का बताइए, तो बताइए जल्दी फटाक से क्या होगा, 12.5 का 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मतलब कि कोई पाई का पूछते तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो फटाक से उसका वैल्यू लिख लेंगे, क्या 3.14 लिखते लिखते फटाक से लिख देंगे क्या 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। कोई पूछेगा ई का क्या होगा, अच्छा ई का, अब ई का वैल्यू हम लोग को पता है क्या, अब हाँ तो ई का याद रखना है कितना 2.67 कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, यानी कि 2.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई पूछे माइनस पाई का क्या होगा, अब बताइए, तो माइनस पाई का मतलब -3.14, ठीक है, तो इसके जस्ट लेफ्ट में क्या जाएगा, -4 आ जाएगा ना, कुछ नहीं है मुश्किल, ठीक है। तो यही सब एग्जाम्पल है, इसको अगर हम लोग ध्यान से समझ गए तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या बॉक्स x, ठीक है, इसका अगर ग्राफ का बात किया जाए, देखो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम लोग का ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो इधर का कोई सा वैल्यू होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में कोई सा भी होगा तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, ये आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। उसी तरह 2 और 3 के बीच में, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ओपन बॉक्स दिया गया है, ठीक है ना, ओपन सर्कल लिखा गया है, तो इसका मतलब इधर का कोई सा वैल्यू होगा इतने बीच में तो आंसर क्या देना है, 2 देना है, इसके बीच का आंसर क्या देना है, 3 देना है, ठीक है। उसी तरह इसमें से यहाँ तक का आंसर क्या होगा, -1, और यहाँ से यहाँ तक का आंसर क्या होगा, -1 और 2 के बीच में -2, यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, -3। आई बात समझ में। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है, इस ग्राफ को ध्यान में रखना है हम लोग को, ठीक है ना। कुछ नहीं देखना है, बस हम लोग को यही देखना है कि दो चीज ध्यान रखना है, एक तो इसका हर हाल में आंसर क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या ध्यान में रखना है कि वो इंटीजर कौन सा होगा, लेफ्ट वाला होगा। अगर इंटीजर वैल्यू का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है तो वही इंटीजर आंसर होगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन में पूछ रहा है जैसे कि 4.55, तो 4.55 को ग्राफ पे ड्रॉ करो और उसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला इंटीजर को आंसर बोल दो फटाक से, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, तो डोमेन इसका रियल नंबर हो जाएगा। अच्छा और रेंज क्या होगा, रेंज इंटीजर होगा। अभी मैं उसी समय से, जब से ये चैप्टर में स्टार्ट किया हूँ, मतलब कि जब से ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं समझाना स्टार्ट किया हूँ, मैं उसी समय से बोल रहा हूँ कि इसका आंसर हर हाल में क्या आएगा, इंटीजर आएगा। वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी, तो इसीलिए इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर। ये पीरियोडिक है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो ना ब्रेक हो रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, क्लियर है। इसको ऑल्सो नोन एज स्टेप अप फंक्शन, इसको स्टेप अप फंक्शन भी किसी किसी बुक में लिखा मिलता है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। अब देखो अब मजा आएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना, इसको कर्ली ब्रैकेट से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग जानते हैं क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पार्ट ऑफ एक्स या इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, वो कौन सा होता है, वो ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब देखो y जो fx है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे लिख रहे हैं। तो x जो नंबर है ना, x जो भी नंबर है वो दोनों का मिक्सर होता है, मतलब दोनों के मिलकर बनता है। कौन कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि x इक्वल टू मान लो 4, तो ये 4 जो है x इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से और फ्रैक्शनल पार्ट से बना है। तो अगर 4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ 4, यहाँ पे, यहाँ पर भी 4, ठीक है।
तो यानी कि इसका वैल्यू तो 4 होना है और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली 4, x इक्वल टू 4, तो 4 आ गया। ये अभी हम लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से। बस ये ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, सॉरी वैल्यू x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, x को दोनों को ऐड करने से वो वैल्यू आता है, x का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग x निकालें तो क्या बोलेंगे, x माइनस, ये इधर फेंका जाएगा तो माइनस मोड में x में आ जाएगा। ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ये क्या होता है, ये तो निगेटिव भी हो जाता है ना, निगेटिव इंटीजर भी वैल्यू हो जाता है, लेकिन ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। या तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज नॉन निगेटिव। क्लियर है, या तो पॉजिटिव या तो जीरो। क्लियर है। अच्छा, ये देखो और क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छा से समझ गए ना तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट, जो नंबर है उससे और उसके इंटीग्रल पार्ट से के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वही होता है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पार्ट फंक्शन। क्लियर है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे x इक्वल टू 2.7, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, 2। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.7। कैसे, अब देखो, जैसे कि वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, x इक्वल टू 2.7, तो नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमको। तो नंबर हम लोग लिख लिए क्या, 2.7, 2.7 कहीं यहाँ पर है। ठीक है, 2.73 यहाँ पर है, 2.7 मान लो यहाँ पर रहेगा। ये थोड़ा ज्यादा इधर हो गया है, मान लो कि यहाँ पर 2.5 से ज्यादा होगा ना, मान लो यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग का 2.7 हो गया। और उसका इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 2.7 का, जस्ट इसके लेफ्ट वाला कौन सा है, 2 ही होगा ना, तो 2 हो गया इंटीग्रल पार्ट इसका। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात किया जाए 2.7 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया, 2। ठीक है, और नंबर क्या है 2.7, तो यहाँ पे बोला है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना, तो 2.7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.7 ही आएगा ना, तो वही 0.7 इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। तो ये याद रखने का या कैलकुलेशन करने के लिए या इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि उस नंबर और उसके इंटीग्रल पार्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्लियर है, आगे और समझ में आएगा। जैसे x इक्वल टू 5, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया, 5, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर लाइन पे हम लोग 5 को लिख रहे हैं और इसका इंटीग्रल पार्ट, तो 5b और इंटीग्रल पार्ट दोनों तो यहीं पे रहेगा ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0, तो 0 फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, उसी तरह x इक्वल टू -7.8, ये समझना अच्छा से। अब x इक्वल टू -7.8 है, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, -8, 7.8 यहाँ पर है, -7.8 यहाँ पर है। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, 8। तो अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो देखो ये -7.8 है और ये -8 है, तो क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.2 ही है ना, वही 0.2 हम लोग क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। या फिर अगर इस फॉर्मूला पे लिखना चाह रहे हो तो इस फॉर्मूला पे लिख लो, ये x माइनस इंटीग्रल पार्ट। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, x माइनस इंटीग्रल पार्ट। x कितना है हम लोग का यहाँ पर, x कितना है, -7.8 और माइनस, और ये इंटीग्रल पार्ट कितना आया, -8 आया ना, तो -7.8 और ये माइनस माइनस +8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला से हो गया और बाकी ऐसे समझने से ग्राफ से समझ में आ गया। x इक्वल टू -9, तो -9 हो गया और इसके बीच का डिस्टेंस -9 का -9 तो 0 हो जाएगा ना, और -11.82। अब देखो -11.82, तो -11 मान लो मैं यहाँ लिख दिया, -12 मान लो यहाँ लिख दिया, और -11.82 यहाँ पे कहीं आएगा ना, -11.82। इसी दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि -11.82 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, -12, तो -12 और ये नंबर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्लियर दिख रहा है, 0.18 दिख रहा है ना, तो 0.18 इज आंसर। नहीं तो वैसे नहीं, तो अगर फॉर्मूला से निकालना चाह रहे हो तो फटाक से लिख दो -11.82 माइनस, और यहाँ पर -11.82। ठीक है, तो ये -11.82 हो जाएगा और ये माइनस, और इसका हो जाएगा कितना, -12 आ जाएगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा, अभी तो हट गया ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -11.82 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा, बस 0.18। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट देखो, इसमें भी कुछ और अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, इतना से अभी मजा नहीं आएगा। तो मान लो कि अगर मैं बोल दूं कि -3.9, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, ठीक है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, पहले नंबर लाइन पे ले जाएंगे -3.9, तो उसके पहले वाला लिख देंगे हम लोग इधर -3, इधर -4। तो अब -3 पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग ढूंढेंगे, तो कितना आएगा, देखो -3.9, 3.9 याद है 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 इसके आंसर, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0.1, तो 0.1। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। अब उसी तरफ सबको निकाल लेंगे हम लोग, जैसे कि अब मान लो कि मैं पाई का बोल रहा हूँ, ठीक है, तो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। तो पाई का देखो, पाई का पहले क्या होगा, पाई से पहले मतलब एक दो और पहले समझ लेते हैं तो मजा आएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पाई का बाद में, ठीक है, थोड़ा सा मैं बात करूँ जैसे कि 2 पॉइंट मान लो 7, ठीक है, 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा। तो देखो 2.7 के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि 2.7 यहाँ है, तो 2 इधर होगा, 3 इधर होगा, ये तो बात समझ में आ गया क्योंकि पॉजिटिव में है। तो 2.7 का इंटीग्रल पार्ट ये होगा, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 0.7। तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, 0.7। देखो पॉजिटिव में अगर है, ठीक है ना, पॉजिटिव में अगर है तो जो पॉइंट के बाद है 0.7 वही आंसर हो जाएगा। नेगेटिव में अगर है तो इसके पीछे वाला एक इंटीग्रल लेकर और उससे उसको माइनस कर दो, ठीक है ना, तो बस वही आंसर आ जाएगा, इतना ही समझना है। अब उसी तरह कोई बोलेगा कि पाई का क्या होगा, ठीक है, देखो बहुत बच्चे बोलेंगे पाई का, फटाक से लिखेंगे क्या, 3.14। मैं अभी क्लास में भी सब क्वेश्चन पूछता हूँ तो सब बोलते हैं 3.14, और तो इसका आ जाएगा 0.14 डायरेक्ट फटाक से आंसर बोलेंगे। लेकिन नहीं, हम लोग इसको 0.14 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू अगर 3.14 होता, फाइनली होता, हम लोग जरूर 0.14 बोलते हैं। लेकिन क्या पाई का वैल्यू 3.14 होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग इसको एज्यूम करते हैं, ये इरेशनल नंबर होता है। क्लास में मैं बताया था कि ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन नॉर रिपीटिंग नंबर, ठीक है, लेकिन इसको अप्रोक्स में मान लिया जाता है। तो अप्रोक्स में जब मान लिया जाता है तो आप इसमें इसका अगर 3.14 होता ही नहीं है तो आप 14 कैसे बोल दिए, ठीक है, तो 14 हम लोग नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये खुद में अपने आप में 3.14 नहीं है। तो इसीलिए पाई को क्या बोल दो ना, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पाई को बोलने के लिए क्या बोल देते हैं हम लोग, देखो कितना आसानी से बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पाई-3, जाओ आंसर हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, अब देखो, अब इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, उसमें से मैं इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दिया हूँ, बस बात खत्म। इंटीग्रल पार्ट मतलब कि इसका 3 आएगा ना, 3 पॉइंट जो भी हो, तो 3 तो माइनस हो गया यहाँ से। अब जो उधर का वैल्यू बचा वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछता है ये सब क्वेश्चन, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। उसी तरह मान लो कि मैं -e का बात करूँ, ठीक है, -e का अगर बात करूँ तो चलो नंबर लाइन पे पहले इसको लिखते हैं। तो e का वैल्यू हम लोग को पता है ना क्या, 2.67, यानी कि माइनस में है तो -2.67 कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है, इधर -2 होगा और इधर -3 होगा। तो अब देखो, अब इसके बीच का नंबर क्या है, इसके बीच का नंबर क्या है, मतलब कि यहाँ पर e है, -e है। तो पहला चीज कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब कि इसके तो इधर का जो ये -2.67 है, इसका इंटीग्रल पार्ट तो -3 होगा, ठीक है ना, -3 होगा। तो -3 में से हम लोग क्या माइनस करना है, -3 में से माइनस करना है -e। आई बात समझ में, यही ना करना है, तभी ना ये डिस्टेंस निकलेगा। -3 में से हम लोग क्या माइनस करना है, -e, वही चीज कर रहे हैं हम। तो देखो -3 और ये माइनस माइनस प्लस e, आई बात समझ में, तो यही तो आंसर हो जाएगा, -3 प्लस e, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में, ये दोनों बहुत ही काम का चीज है, इसको समझना है। इसी तरह अगर मैं बोल दूं e, चलो e का फ्रैक्शनल पार्ट आप लोग निकालो, e के लिए क्या बोलोगे अब आप, देखो फिर इसको अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो फटाक से पहले e 2.67 पॉजिटिव में, इधर 2 और इधर 3, ठीक है ना। अब देखो e, तो हम लोग को डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, ये नंबर और इसका इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, इसमें
बड़ा नंबर कौन सा था -3, तो इसमें से ये माइनस किए थे, ठीक है ना, या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ई, एक सेकेंड, माइनस ई यहाँ पर अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये देखो 3, बड़ा नंबर कौन सा है ई, तो क्या करेंगे E-2, यही ना करेंगे, E-2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें माइनस ई का, तो माइनस ई और इसमें बड़ा कौन सा है, माइनस ई ना बड़ा है, हाँ, तो इसमें तो माइनस ई बड़ा है, तो हम लोग गलती थोड़ा सा यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग एक बार ध्यान दो, यहाँ पर बड़ा नंबर में से छोटा माइनस करेंगे ना, ये गलती हो गया थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा -E, ठीक है, -E बड़ा नंबर है, उसमें से -3, ठीक है ना, तो -E और माइनस +3, अब ये आंसर होगा हम लोग का फाइनल। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है, ऐसे लिखो या 3 या ऐसे लिखो 3 -E, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सही है, आई बात समझ में। हाँ, ये सही होगा, क्योंकि बड़ा नंबर हम लोग को देखना है ना, तो बड़ा तो निगेटिव में तो राइट साइड वाला ही बड़ा होता है नंबर लाइन पे भी, ठीक है, तो ये आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसमें और अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें, तो अभी इतना में काफी हम लोग का मतलब ये तीनों 1, 2 और 3, ये तीनों आप लोग को ध्यान में रखना है, यही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी नेगेटिव वाला तो सब समझ में आ ही गया, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट यहाँ पर ग्राफ इसका दे दिया है, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पर फ्रैक्शनल ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, x-1, x बिलोंग्स टू 1, 2 नहीं इंक्लूड करना है, 2 ओपन है, इसके बीच का अगर कोई सा भी होगा हम लोग का x-1 होगा, फिर 2, 3 x-2, फिर 3, 4 x-3। ये क्या मतलब इसका समझ में आएगा अभी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ तक का कोई सा भी वैल्यू रखें 3 छोड़कर, ठीक है, 2 और 3 के बीच में, तो जैसे कि y इक्वल टू अगर हम लोग रखें यहाँ पर y का वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस मॉड x होगा ना, जैसे कि x माइनस ये मॉड x नहीं, ये बॉक्स x, तो अब देखो x का वैल्यू जैसे कि मैं रख लिया यहाँ पर क्या, जैसे कि 2.5, ठीक है, तो चलो 2.5 माइनस और यहाँ पर क्या होगा 2.5 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 0.5, तो हम लोग का y कितना आ गया 0.5, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। दूसरा चीज उसी तरह अगर कुछ और रख लेते हैं, जैसे कि x का वैल्यू मान लो मैं रख ले रहा हूँ कितना, जैसे कि 2.1 रख दिया, ठीक है, तो इसका भी क्या आएगा 2, यानी कि 0.1 आएगा, तो y का वैल्यू 0.1 कहीं यहाँ आएगा। इसी तरह एक एक वैल्यू हम लोग लेते जाएंगे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें 3 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर ओपन सर्कल रखना है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह 1 और 2 के बीच में भी हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, फिर इसका ग्राफ ऐसे 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 बनते जाएगा। क्लियर है ना, तो ये फाइनली कितना हुआ, किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू x-2 के लिए, ठीक है, x-2 मतलब 2 और 3 के बीच का, मतलब ये वाला वैल्यू x-2 का ग्राफ ये होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच का ही वैल्यू तो पुट कर रहे थे अभी, तो ये वाला ग्राफ आया तो y इक्वल टू x-2। उसी तरह ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू x-1, ये कितना किसका, y इक्वल टू x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया भी गया था कि ये बीचों बीच जो जाता है y इक्वल टू mx m इक्वल टू 1, तो ये वाला होता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। उसी तरह ये होगा y इक्वल टू x+1 का ग्राफ, ये y इक्वल टू x+2 का ग्राफ, ये y इक्वल टू x+3 का ग्राफ, ठीक है ना, तो ये ग्राफ हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सब चीज समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब उसी तरह अगर लाइन सेगमेंट इसका बात करें तो ये पीरियोडिक होता है क्या, हाँ ये पीरियोडिक होता है। देखो अब कोई बोलेगा कि सर ये पीरियोडिक कहाँ से हुआ, ये तो ब्रेक कर जा रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पीरियोडिक है, ठीक है ना, ये इसको पीरियोडिक फंक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज रियल इसका रेंज क्या होगा, पहले डोमेन का बात करते हैं। डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, एक्स का वैल्यू तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो इसीलिए डोमेन इसका रियल नंबर हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज देखो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इसका तो पॉइंट में आएगा 0 आएगा, 1 आएगा क्या, 1 नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। तो इसलिए देखो ना यहाँ पर ये सब पे ओपन सर्कल रखा गया है। ये क्या है, y इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ये डॉट 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 जो दिया गया ना, ये y इक्वल टू 1 पे है, y इक्वल टू 1 पे हमेशा ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। तो 1 नहीं आएगा, 0 आ सकता है क्या, हाँ 0 जरूर आएगा, 0 0 0, और बीच का ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, इधर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि 1.1 सॉरी 0.1 0.2 3 4 0.3 0.4 0.5 ऐसा कुछ भी आ सकता है।
वही उसका रेंज होगा, ये डोमेन होगा। इसका कोई बोलेगा एफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कभी भी क्या होगा, ठीक है, यहाँ तक आकर भी। एफ मिनिमम, मिनिमम भी पता नहीं चलेगा कि इसी में से कहीं रहेगा, लेकिन क्या रहेगा हम लोग को पता नहीं है। पीरियड क्या होगा 1, क्योंकि 1 के बाद ये पीरियोडिक रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, हर 1 के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है। अब प्रॉपर्टी जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। इंटीजर आई, अगर इंटीजर अंदर है तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। जैसे कि अभी बोला ना कि 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा फटाक से। मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा अब देखना यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब कि फिर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। ये कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पहले अपना एक इंटीजर वैल्यू देगा ही, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक तो कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू ही देगा, ठीक है। अब जो इंटीजर देगा यहाँ पर तो यही तो बॉक्स में यहाँ पर x हो जाएगा ना, जो x था वही तो हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे कि 2 पॉइंट, मान लो मैं 5 ले लिया, ठीक है, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 2 आएगा ना। अच्छा 2 आया, अब वही 2, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग 2 पॉइंट अगर 5 रखते तो इसका भी आंसर तो 2 ही आता ना, इसका भी आंसर 2 आता और इसका भी आंसर 2 आता, क्योंकि इसका फिर एक बार और ये इसी के 2 आया, इसको मैं एक बार और अगर बॉक्स करूं, ठीक है, तो भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और इधर 2.5 का एक ही बार बॉक्स करूं तभी तो आंसर 2 ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर फ्रैक्शनल पार्ट का भी करें तो हम लोग क्या आएगा, जो आएगा फिर उसका फ्रैक्शन करेंगे तो वही चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ देखो, अब ये समझने वाला चीज है, अंदर यहाँ पर x के जगह पे दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर अगर रख दिया जाए, चाहे वो फ्रैक्शन हो या रियल हो, या रियल तो होना ही चाहिए, या इंटीजर हो, ये क्या देगा, हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। देगा कि नहीं देगा? अच्छा जब ये इंटीजर वैल्यू दे देगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो इंटीजर वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट तो यहीं पे अभी तुरंत तो बताया जा रहा है, क्या होगा, 0 होगा। तो 0 तो हो तो गया, क्या दिक्कत है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जा रहा है, ये ध्यान देना, ये भी मजा आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट को पहले ही बोल दिया गया है, क्या है वो, 0 और 1 के बीच में है। 0 मतलब कि 0 यहाँ और 1 यहाँ, 1 नहीं लेना है, 0 और 1 के बीच में इधर कुछ कोई सा भी, ठीक है ना, ये नहीं लेना है। तो इसके बीच का कोई सा वैल्यू कौन देगा, ये यहाँ से यहाँ तक देगा। बात समझना अच्छा से, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का कोई सा कोई वैल्यू देगा, जो भी दिया, मान लो कि दे दिया 0.9999, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या वो 0 नहीं आएगा। मान लो कोई बोलेगा 0.54, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा। मान लो कोई बोला 0.0011, ठीक है, तो क्या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं आएगा। आई बात समझ में, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब फाइनली 5th नंबर क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या होता है, x से एक माइनस करने पर उससे बड़ा होगा और x के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। ये भी बात सही है। कैसे? जैसे 2.5 अगर मान लो मैं रख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 में से एक माइनस करो, जैसे 2.5 में से एक माइनस करो, यहाँ पर 2.5 में x का वैल्यू 2.5 रखा था, ठीक है, 2.5 रखा तो इसका आंसर क्या आया, 2 आया, ठीक है ना, 2 आया। 2.5 में से एक माइनस करो, क्या आएगा, 1.5 आएगा कि नहीं, इससे तो ये बड़ा हो गया ना। अच्छा और क्या बोल रहा है कि ये x से, x क्या था 2.5, या तो 2.5 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो ये तो छोटा वाला केस तो समझ में आ गया ना, ये छोटा वाला केस ये तो हो गया छोटा वाला, स्मॉल लेस देन। अब अगर मैं मान लो कि x इक्वल टू मैं रख लिया कितना, समझना अच्छा से, x इक्वल टू मान लो कि मैं 4 रख लिया, ठीक है। अब 4 माइनस 1, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या फेंकेगा, 4 फेंक दिया, ठीक है। अच्छा 4 में से एक माइनस करो, ये 3, ये 3 से ये 4 बड़ा हो गया कि नहीं। अच्छा और इधर 4, तो ये इक्वल टू भी तो हो गया, इधर देखो ना यहाँ पर इक्वल टू भी है, यानी कि दोनों कंडीशन हो सकता है। तो ये 5th नंबर प्रॉपर्टी आई थिंक अब समझ में आया होगा। अब मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि जो मेरा लिमिट का एक क्वेश्चन था सैंडविच थ्योरम लिमिट में, तो वहां पर मैं यही चीज लिखा था, जो बहुत बच्चे को डाउट हुआ था और उन्होंने मुझसे ये डाउट भी पूछा था। मैं बोला भी था कि ये चीज हम लोग आगे चल के सीखेंगे, ठीक है, फंक्शन में।
तो वो जो कॉन्सेप्ट लिखा था सैंडविच थ्योरम में, एक क्वेश्चन किए थे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो वो यहीं से मैं लिखा था, ठीक है ना। अब समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मेरा 15 नंबर लेक्चर आई थिंक या 16 नंबर लेक्चर जाकर लास्ट का 2 लेक्चर देख लो आप लोग, उसमें ये चीज मैं कराया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। मॉड एक्स प्लस माइनस मॉड एक्स, ये -1 हो जाएगा फॉर ऑल, फॉर इंटीजर नहीं रहने पर, इंटीजर रहने पर तो 0 हो जाएगा। कैसे? कोई सा भी जो इंटीजर नहीं वैल्यू ले लो, जिससे सबसे आसान लग रहा है मुझे 2.5 में रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख लिया? -2.5। अब देखना, ये 2.5 के कारण ये क्या फेंकेगा? 2, ये -2.5 के कारण -3, तो देखो ना -1 नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा ये प्रॉपर्टी है, ये सब समझना एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर इंटीजर ले लिया, जैसे 2 ले लिया, यहाँ 2 और यहाँ -2, तो 2 -2 मिलकर 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप आप लोग को ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। उसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या होता है? 0 होता है। कैसे? कुछ भी नंबर ले लो, जैसे कि 1.5 ले लिया, तो 1.5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0.5, ठीक है। यहाँ पर -1.5, -1.5 का क्या हो जाएगा? -1.5, जैसे कि -1.5 यहाँ पर लूंगा ना, तो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? यहाँ पर भी -0.5 हो जाएगा, सॉरी 0.5 और ये -0। एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 0.5 लिया, एक सेकंड फिर से करता हूँ मैं इसको, थोड़ा 0.5 ले लिया, सॉरी 1.5, 1.5 से यहाँ पर x इक्वल टू मैं लिया क्या? 1.5, तो देखो ना यहाँ से कितना आएगा? 0.5। अच्छा, यहाँ से मैं लूंगा क्या? -1.5, ठीक है ना। 1.5 लिया, तो यहाँ -1.5 होगा, तो -1.5 के बगल में कितना होगा? चलो मैं यहाँ पे कर ही दे रहा हूँ, -1.5 यहाँ है और यहाँ -2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? -0.5, ठीक है। -0.5 तो होगा नहीं, निगेटिव तो होता नहीं, ये पॉजिटिव होगा ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 0.5, तो प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इंटीजर नहीं रहा और इंटीजर अगर ले लिया, जैसे 2 ले लिया, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0, 0, 0, ठीक है। अच्छा, और कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि 2.4, वेरी सिंपल, चलो ठीक है, 2.4 यहाँ पर पे पुट किया, तो इससे क्या आ जाएगा? 0.4। फर्स्ट बॉक्स से क्या आ गया? यहाँ से 0.4। ये बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, -2.4 से क्या आएगा? 0.6 आएगा क्या? एकदम आएगा। तो 0.6 और ये मिलकर 0.1 नहीं हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं हो जाएगा, तो 1 हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये 7 नंबर प्रॉपर्टी भी समझ में आया होगा, ठीक है। इसको तो मैं समझा ही दिया यहाँ पर, 4 - 4 इसका एग्जाम्पल हम बगल में मैं लिख भी दिया हूँ। इसका जिससे कि इन्फ्रैक्शन करके यहाँ पर 1 आ गया, ये भी वही यहाँ पर भी समझा दिया। यहाँ पर 2.5 लेकर भी आप लोग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन 1.5 लेकर भी मैं समझा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब x प्लस इंटीजर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? क्यों? क्योंकि अगर x का कोई सा वैल्यू है तो उसका इंटीजर वैल्यू निकलेगा, उसको तो हम लोग मतलब कि x प्लस इंटीजर तो रख ही सकते हैं। x अपना जैसे रहेगा वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रहेगा, और ये प्लस इधर इंटीजर रहेगा। फिर x प्लस इंटीजर, वही चीज को लिखा गया अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर i को इंटीजर बस लिख दिया गया है, ठीक है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ x प्लस वाई हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि ये इंटीजर है कि नहीं। अगर इंटीजर होगा तभी ऐसा लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिख सकते हैं। तो कोई बोलेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे गलती नहीं करेंगे। जब x प्लस इंटीजर होगा तभी लिख सकते हैं, x का वैल्यू कुछ भी हो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी केस में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 0.2 प्लस 0.9, ठीक है ना, तो 0.2 अगर देखो यहाँ पर जैसे कि x का वैल्यू 0.2 हो गया और इधर y का वैल्यू मान लो 0.9 ले लिया, इसको ऐड करेंगे तो 1.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर कोई बोल रहा है कि इसको अलग अलग लिख दीजिए सर ऐसे लास्ट वाला में, तो चलो लिख कर देखते हैं एक बार क्या आ रहा है। 0.2 प्लस 0.9, यहाँ से तो 0 आएगा और यहाँ से भी 0, 0 प्लस 0, लो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 1 होना चाहिए ना, तो गलत हो गया, तो इसलिए ऐसा नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में? ये और ये नहीं लिखेंगे, जब इंटीजर रहेगा तभी लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, x माइनस एक्स मतलब x माइनस ये इंटीजर, तो इसको भी इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में रहेगा ना तब उस केस में नहीं लिख सकते हैं। आप लोग खुद से इसका कोई एग्जांपल लेकर सोच सकते हो। चलो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे भी दिया हूँ, जैसे कि 10 लेते हैं और यहाँ पर मान लो कि 0.2 ले लिया, तो LHS में कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बोले कि इसको अलग अलग कर दीजिए, तो चलो करके देखते हैं। 10 यहाँ आ गया और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना होगा? 0.2 का 0 नहीं हो जाएगा, तो 0 × 10, ये तो 0 आ गया। यहाँ आना चाहिए कितना? 2 आना चाहिए।
इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो 11 नंबर हम लोग का जो फंक्शन हम लोग करते आ रहे हैं, सबसे पहला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन से स्टार्ट किए थे, लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट किए थे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद 1 बाई करते करते हम लोग 11 नंबर कहाँ पे आए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या बोलता है, tan मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स x इज एन एंगल ऑफ t रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ विच इज इक्वल टू x। मतलब कि ये आप लोग पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में तो नहीं, ये 12 में पढ़े होंगे आप लोग। 12 का सबसे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही। तो वहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल टू, अगर l कोई नंबर है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन l हो जाएगा। क्लियर है, साइन इनवर्स थीटा, साइन थीटा इक्वल टू x, जस्ट इसको उल्टा सोचना रहता है। साइन इनवर्स 1/2, अब सोचना है कि 1/2 किसका वैल्यू होता था साइन में, तो π/6 का, तो π/6 इसका आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स 0, अच्छा तो 0 किसका होता था, 0 पे होता था, पाई पे होता था, 2 पाई पे, 3 पाई पे, तो वही सब तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बस इसी तरह उल्टा सोच लेना है। मतलब y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो सिंगल वैल्यू फॉर अ गिवन x। अब देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज इसका मेंशन होना चाहिए कि इसका सिंगल वैल्यू ही होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका दूसरा मतलब हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो tan इनवर्स 1 π/4 सबको पता है, cot इनवर्स √3 π/6। ठीक है ना, उल्टा सोचना है कि जैसे कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा, √3 इक्वल टू कॉट, ये π/6 होगा, तो cot π/6 का वैल्यू √3 होता है कि नहीं, ऑफकोर्स होता है। उसी तरह cos इनवर्स 1/2, ठीक है, तो अगर इसको 1/2 को यहीं छोड़ दें, ये cos इनवर्स को नीचे फेंके, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, cos π/3, तो cos π/3 का 1/2 नहीं होता है। इसी तरह 1/1 1/1 ये सबका इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि cos में अगर निगेटिव हो अंदर एंगल के पास, तो पाई माइनस वो एंगल होता है। ठीक है ना, जैसे कि cos इनवर्स -1/2, तो पहले सोच लो कि 1/2 किसका होता है, π/3 का, जैसे होता है ना 1/2 का π/3, तो उसको पाई से माइनस कर देना है जब निगेटिव रहा तो। लेकिन साइन में नहीं करना है, tan में नहीं करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए नहीं करना है, किसके लिए करना है, cos के लिए करना है, cot के लिए करना है। ठीक है, ये सब के लिए करना है, ये सब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। अच्छा, कोई बोले साइन इनवर्स 3/2, तो नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 से ज्यादा इसका वैल्यू ही नहीं होता है, 1 और -1 के बीच में होता है। यहाँ तो पूरा 1 से ज्यादा 1.5, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड। साइन इनवर्स π/6, ठीक है, तो π/6 इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं π/6 कहाँ से डिफाइंड है, यहाँ पर ये एंगल नहीं होगा, यहाँ पर तो वैल्यू होगा ना, यहाँ पर भी क्या हम लोग लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर π/6 हम लोग को रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग को, साइन इनवर्स π/6, मतलब π/6 का मतलब कितना होगा, 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पर अगर 1/2 हम लोग बोले, तो उसका आंसर फटाक से बोल सकते हैं क्या, π/6। ठीक है, लेकिन π/6 यहाँ रखेंगे एंगल, तो ना वो तो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। उसके बाद इसका एक देखो क्या होता है, डोमेन रेंज। ठीक है, इसका भी जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का था, सेम उसी तरह इसका भी है। साइन इनवर्स एक्स का देखो, इसका फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का, अब जस्ट जो उसका डोमेन था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, आज ही जो हम लोग स्टार्टिंग में किए हैं, जस्ट उसका ये उल्टा हो जाएगा। तो डोमेन क्या होगा, माइनस, उसमें डोमेन क्या होता था, उसमें रेंज होता था -1 से 1, वही अब इसका डोमेन हो जाएगा -1 और 1, इसका भी -1 और 1, इसका रियल। ठीक है, इसका जो था सेम वैसा ही हो जाएगा। क्लियर है, रेंज के लिए देखो, रेंज के लिए सोचना है कि रेंज क्या होगा। रेंज में देखो अब क्या है, साइन का अगर बात हम लोग करें, तो साइन देखो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता है और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू और साइन 150 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो देखो अब हम लोग को कैसे पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूं साइन इनवर्स 1/2, तो आप कौन सा वैल्यू लिखोगे, 30 डिग्री लिखोगे या 150 डिग्री लिखोगे, तो ये कंट्राडिक्ट हो जा रहा है ना, पता नहीं चल रहा है कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस केस में इसका रेंज बोल दिया गया, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रिपीट हो रहा था, तो बोल दिया गया -π/2 टू π/2। ठीक है ना, -π/2 टू π/2। उसी तरह कॉस इनवर्स देखो, कॉस इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो फिर इसका वैल्यू यहाँ और इसमें रिपीट होने लगेगा, तो इसलिए बोल दिया गया कि 0 टू पाई तुम्हारा क्या होगा, रेंज होगा। 0 टू पाई रेंज हो गया किसका, कॉस का। उसी तरह tan का अगर बात करें, तो tan देखो क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, जो ऊपर है,
ऊपर मतलब क्या, साइन, तो साइन वाला ही हो गया, लेकिन इसमें -π/2 और π/2 को ऐड इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस पर तो ये अनडिफाइन हो जाता है, इसीलिए, ठीक है ना, तो इसीलिए ओपन ब्रैकेट दे दिया गया। यहाँ पर अगर बात किया जाए साइन के बाद, ये तो रियल है तो ये कॉट इनवर्स होगा, ठीक है ना, कॉट इनवर्स एक्स का अगर बात किया जाए तो ये रियल होगा और 0 to पाई होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन होता है, कॉस वाला जो होगा वही होगा, बस ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर सेक का अगर बात की जाए, सेक इनवर्स एक्स का, आर माइनस, ये तो ठीक है, इधर तो वही होगा जो उधर था, जो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज था वही इसका डोमेन हो जाएगा। लेकिन इसका अगर हम लोग बोले अब कि इसका रेंज क्या होगा, तो देखो 0 to π/2, ठीक है ना, 0 to π/2। अच्छा, π/2 लेकिन नहीं चाहिए, क्योंकि π/2 पे सेक क्या होता है, सेक इनवर्स, सेक क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए π/2 हटा दिया गया, फिर यहाँ भी π/2 हटा दिया गया, और फिर वहां से पाई तक, मतलब 0 to पाई चाहिए, लेकिन π/2 हटा दीजिए, तो π/2 यहाँ यहाँ हटा दिया गया, ठीक है। उसी तरह ये हुआ, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स में r माइनस -1 to 1, ठीक है, ये चीज हो गया, और इसका भी यही लिख दिया गया। यहाँ भी देखो ना, 0 to पाई और π/2 हटा दिया गया, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। उसी तरह कॉसेक के लिए ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया, कुछ रटना नहीं है, ये तो प्योरली हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक का था, जो कि हम लोग पहले कर भी चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसकी चीज को, और रटना भी नहीं है, एकदम प्योरली समझना है, ये सब चीज समझ गए तो ये बार बार ये हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आप देखो थोड़ा सा इसका ग्राफ मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा जरूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, ये सब को तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके रहते हैं, ठीक है ना, 11th में ही। तो अभी हम लोग इसका इनवर्स का थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। देखो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच में होता है, ये तो पता ही हम लोग का, क्या डोमेन, और रेंज क्या होता है -π/2 to π/2, जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ था, ठीक है। डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2 to π/2। रेंज तो हमेशा y एक्सिस पे होता है, तो देखो -π/2 to π/2, और रेंज सॉरी डोमेन -1 to 1, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। उसी तरह y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। उसके आगे टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो ऐसे जाएगा, जस्ट इसको उल्टा कर दो, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, जो टेन का था वैसा ही तो हो जाएगा ना, टेन का क्या था यहाँ पर, ऐसे नहीं होता था, ठीक है, यहाँ पर -π/2 to π/2, तो इसी को जस्ट उल्टा कर दो ऐसे, देखो ना, -π/2, मतलब इसको ऐसे रोटेट कर दिया जाए, तो ये π/2 ऊपर चला जाएगा, ये -π/2 नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसे ही ना ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ऐसे हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना ये ग्राफ कैसे बनता है। फिर उसी तरह y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो ऐसे जाएगा, यहाँ से 1 से इधर, और यहाँ -1 से इधर जाएगा, इस बीच में नहीं होता, इस बीच में क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, -1 और 1 के बीच में डोमेन, और रेंज क्या होगा, रेंज π/2 to पाई, ठीक है, π/2 to पाई, और 0 to π/2 नहीं, π/2 इंक्लूड नहीं करना है, 0 to π/2 के पहले, और π/2 छोड़कर फिर π/2 से, मतलब π/2 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट देख लो आप लोग यहाँ पर है भी कि नहीं, देख लो ना, π/2 पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ भी π/2 पे ओपन ब्रैकेट, इसलिए क्लियर है। फिर उसी तरह y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ -1 से इधर, 1 से इधर, क्लियर है, यहाँ -π/2 to π/2, बस इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखो, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक लेक्चर और ग्राफ में हम लोग करेंगे, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि y इक्वल टू मान लो अगर साइन एक्स का ग्राफ कुछ होता है, तो y इक्वल टू अगर कोई बोल दे साइन x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, वही सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ थोड़ा सा हम लोग सीख लेंगे। जैसे कि कोई बोले y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, तो हम लोग को पता है कि मॉड x का ग्राफ ऐसे होता है, तो कोई बोल दे y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा, ठीक है ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब x को ट्रांसफॉर्म कर दिए ना ऐसे, तो उसी सब का ग्राफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आगे हम लोग डोमेन, रेंज, ये सब निकालना अच्छी तरह से जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो सब करेंगे, क्लियर है। आई होप आप लोग को यहाँ तक सारा ग्राफ और सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये सब समझ में आया है। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा, क्लियर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें,
अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है? ओके, थैंक यू।